इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास जो डेफिनेशन है वो है जी इसी तरह ब्लॉक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस। जैसे कि हमने प्रीवियसली अभी डेफिनेशंस कुछ पढ़ी है। टिपरेस मैट्रिक्स एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल एंट्रीज कांस्टेंट हो और ऐसी एंट्रीज जो रिपीटेडली डाउन आ रही हो डायगोनल में, वो ब्लॉक टिपरेस मैट्रिक्स हैं। ऐसी मैट्रिसेस जो डायगोनल में सिंपल स्क्वायर की फॉर्म में हो, बाकी सारी एंट्रीज हमारे पास, सारी मैट्रिसेस हमारे पास जीरो हो जाएं, वो ब्लॉक डायगोनल मैट्रिसेस हैं। बिल्कुल इसी तरह ब्लॉक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस की डेफिनेशन क्या है। अब पार्टीशन मैट्रिक्स A is said to be a block upper triangular if the matrices on the main diagonal are square and all matrices below the main diagonal are zeros. So इस पे दो कंडीशंस हैं, इसमें मैं अगर आपको हाईलाइट करूं, सो हमारे पास दो कंडीशंस हैं ब्लॉक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के लिए। पहली कंडीशन क्या है? पहली कंडीशन ये है कि हमारे पास डायगोनल के ऊपर जो मैट्रिसेस आए वो एक तो स्क्वायर की फॉर्म में हो, और दूसरी क्या है कि जो बिलो डायगोनल आ रही हैं वो सारी की सारी जीरो की फॉर्म में हो। सो A11 एक मैट्रिक्स है जो कि स्क्वायर है और इसके नीचे सारी एंट्री जीरो है। A22 हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसके नीचे सारी एंट्री जीरो है। और इसी तरह ये सारा जो है फिर के लिए डायगोनल एंट्रीज के लिए बिलो डायगोनल तमाम की तमाम जो हमारे पास आ रही है वैल्यूज वो जीरो होंगी। सिमिलरली सिमिलरली ब्लॉक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या है कि अगर a matrix A is said to be block lower triangular if the matrix on the main diagonal are square and all the matrices above the main diagonal are zeros. That is matrix partition as, अगर इस पे भी वही दो कंडीशंस के डायगोनल जो हमारे पास मैट्रिक्सेस आ रही हैं वो स्क्वायर हो और इसके साथ जो डायगोनल के ऊपर एंट्रीज हैं वो सारी की सारी जीरो की फॉर्म में होनी चाहिए। इसका मतलब है कि ब्लॉक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को समझने के लिए और ब्लॉक लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को समझने के लिए अगर हम इसको आसानी के लिए ये कहें कि मेन डायगोनल पे तमाम की तमाम मैट्रिसेस जो हैं वो स्क्वायर की फॉर्म में आ रही हो और मेन डायगोनल के नीचे सारे के सारे जीरो हो, तो उस मैट्रिक्स को हम ब्लॉक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। और अगर डायगोनल के ऊपर सारे जीरो आ जाएंगे तो वो ब्लॉक लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगी। और आसानी के लिए अगर आप समझें तो डायगोनल के ऊपर मैट्रिक्स हमें रिसीव हो रही है और नीचे सारे जीरो है, इसलिए हमने अपर ट्रायंगुलर कह दिया, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कह दिया। और इसी तरह डायगोनल के नीचे वैल्यूज रिसीव होगी मैट्रिसेस की फॉर्म में और ऊपर सारे जीरो होंगे, इसलिए हमने लोअर फॉर्म इसको कह दी, लोअर मैट्रिक्स कह दी, ब्लॉक लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कह दी। ट्रायंगल इसलिए कह दिया कि आप अगर इन तीनों को ज्वाइन करें, इन तीनों को ज्वाइन करें तो हमारे पास ये ट्रायंगुलर फॉर्म बनती है जो, और ये ट्रायंगुलर फॉर्म बनती है। यहाँ पे वैल्यूज रिसीव हो रही हैं इसलिए हमने इसे ब्लॉक अपर ट्रायंगुलर फॉर्म कह दिया। जबकि यहाँ पे जो है वो ट्रायंगुलर फॉर्म बनेगी लोअर फॉर्म में, यहाँ पे वैल्यूज रिसीव हो रही हैं तो इसलिए हमने इसको ब्लॉक लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कह दिया। अब इसके बाद इन ब्लॉक मैट्रिसेस का या सब मैट्रिसेस का इनवर्स को हमने फाइंड आउट करना है। और इनवर्स क्या है? आसान तरीका है, मुश्किल नहीं है कि हमने एक मैट्रिक्स सी जिसका ऑर्डर हमारे पास 5 क्रॉस 5 की फॉर्म में आ रहा था। 5 क्रॉस 5 की फॉर्म में हमारे पास एक मैट्रिक्स है जिसको हमने जो है इसका इनवर्स फाइंड आउट करना है। हमने क्या किया कि हमने इसकी पार्टीशन कर दी। ये एक मैट्रिक्स है A11, ये एक मैट्रिक्स है A12, ये एक मैट्रिक्स है A13 और इसी तरह यहाँ पे एक मैट्रिक्स है A21 सेकेंड रो पहली कॉलम की पोजीशन पे, ये A22 और ये जो है वो 23 और इसी तरह A31, A32 और A33 आ गया। अब इसका हमें इनवर्स फाइंड आउट करना है। इसका इनवर्स के लिए इसका A11 जो ऑर्डर आ रहा है, A11 का जो ऑर्डर है वो है हमारे पास सिंपली 2 क्रॉस 2 की फॉर्म में। यहाँ पे ये 0 0 नल आ रही है, यहाँ पे भी नल है, यहाँ पे भी नल है, और A22 का जो ऑर्डर आ रहा है वो भी हमारे पास सेम है, 2 क्रॉस 2 की फॉर्म में है।
और इसी तरह फिर फर्दर ये 0 0, ये भी 0 0, ये भी 0 0, यहाँ पे ये जो आ रहा है 2 सिंपल, इसका मतलब है कि इस पोजीशन पे हमारे पास क्या बन रही थी, A3 3। सो 2 क्रॉस A3 का जो ऑर्डर है वो 1 क्रॉस 1 है। सो 1 क्रॉस 1 हमने अब इस A1 1 का जो ऑर्डर 2 क्रॉस 2 जिसका फार्मूला था हमारे पास 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ A11 एडजॉइंट ऑफ A11, हमने पता है कि एडजॉइंट 2 क्रॉस 2 का मेन डायगोनल की पोजीशन को चेंज किया जाता है और माइनस डायगोनल की साइन को चेंज किया जाता है, -1 से मल्टीप्लाई किया जाता है और डिटर्मिनेंट मेन डायगोनल माइनस माइनस डायगोनल के साथ डिटर्मिनेंट फाइंड आउट किया जाता है। और इसी तरह 1 क्रॉस 1 है, हमें पता है कि हमारे पास जो प्रॉपर्टी है वो A इंटू A इनवर्स जो है वो आइडेंटिटी आनी चाहिए। सो इसका मतलब है 1 क्रॉस 1 की जो मैट्रिक्स थी, अगर 1/2 को हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो 1 आ जाएगी, तो 1 इज अ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। सो ये हमारे पास फिर ये हमारे पास जो है वो इनवर्स आ जाएगा जो हमने पार्टीशन मैट्रिक्स की फॉर्म में फाइंड आउट किया। अब इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास है वेरी इंपॉर्टेंट, इनवर्स ऑफ ब्लॉक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। हमने अभी डेफिनेशन भी पढ़ी थी कि ए एक ब्लॉक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है और इसकी फॉर्म जो आ रही है वो इस फॉर्म में है कि सबसे पहले कंडीशन ये है कि हमारे पास जो डायगोनल एंट्रीज आ रही हो वो हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स की फॉर्म में होनी चाहिए। सो ये दोनों हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है और यहाँ पे हमारे पास ये 0 आ रहा है। सो A11 एंड A22 अगर हम इसके स्क्वायर मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखें तो हमें आपको पता है ये n क्रॉस n है। सो हम यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग के लिए हम इसे लिख देते हैं कि ये P क्रॉस P की फॉर्म में है। क्यों है, हमने अभी प्रूफ इसका करना है। और A22 ये भी स्क्वायर है, सो हमने इसे कह दिया ये हमारे पास Q क्रॉस Q की फॉर्म में है, जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स जो है वो बराबर होंगे। अब इसका प्रूफ है इनवर्स का, उसके बाद एग्जांपल के तौर पे हमने क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करना है। प्रूफ इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम किस तरह इसका इनवर्स फाइंड आउट करेंगे, हम लेट करते हैं कि बी ए जो है वो इन्वर्टेबल है और इस इन्वर्टेबल में हमारे पास जो पार्टीशन आ रही है वो बी इज इक्वल टू बी, अगर मैं हाईलाइट करूं तो बी इज इक्वल टू B11 B12 B21 2 और इसको हम कह देते हैं कि ये जो है हमारे पास ये बी जो आ रहा है ये ए इनवर्स है। बी क्या है, ए इनवर्स है। बी का जो हमने, जाहिर सी बात है अगर ए हमारे पास 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की फॉर्म में है तो उसका इनवर्स भी हमारे पास सेम ऑर्डर की फॉर्म में आएगा। सो जैसे कि मैंने पहले बताया था लास्ट एग्जांपल में भी कि हमने क्या किया कि हमारे पास जो है हमारे पास गिवन है कि एक इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो हमारे पास रिजल्टेंट में आइडेंटिटी आएगी। सो ए को ए इनवर्स से मल्टीप्लाई किया जाए तो रिजल्ट क्या आएगा, आइडेंटिटी। तो हमने क्या किया, ए हमारे पास जो गिवन थी A11 A12 0 A22, इसी तरह ये हमारे पास ए इनवर्स है जिसको हमने जो है वो बी कह दिया, ये हमारे पास ए है। नाम भी इसलिए दिया बस समझने के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो ये किसके बराबर आना चाहिए, आइडेंटिटी 1 0 0 1। अब 1 क्या है, अब यहाँ पे 1 तो एंट्री थी लेकिन यहाँ पे अब क्या है, सब मैट्रिसेस है, इसलिए हमने आई कह दिया। आई इज अ मैट्रिक्स, जो हमारे पास A11 का ऑर्डर है वही हमारे पास इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ऑर्डर है। सो हमने आई पी क्यों कहा, क्योंकि हमने कहा था कि A11 जो है वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। सो इसका जो ऑर्डर है वो P क्रॉस P है, अभी हमने लास्ट स्लाइड में भी इसे लिखा था। तो इसकी आइडेंटिटी फिर IP बनेगी। और इसी तरह B22 का हमारे पास जो था A22 का, इसको हमने कह दिया कि ये इसकी आइडेंटिटी IQ है क्योंकि Q क्रॉस Q की फॉर्म में इसका ऑर्डर आ रहा था। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया जाए, अब पहली रो ने पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होना है तो पहली एंट्री बनेगी, पहली रो दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी दूसरी एंट्री बनेगी। सिमिलरली दूसरी रो पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी तीसरी का एंट्री बनेगी, तीसरा कंपोनेंट बनेगा जो कि मैट्रिसेस की फॉर्म में है। और इसी तरह सेकंड रो सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी, हमारे पास ये एंट्री आएगी।
तो ये सारी मल्टीप्लीकेशन किसके बराबर आनी चाहिए, हमारे पास आई की फॉर्म में, इस फॉर्म में मल्टीप्लाई जो है वो बराबर आना चाहिए। सो हम इसको लिख सकते हैं, पहला कंपोनेंट जो है वो बराबर है आई पी के, ऑब्वियसली ये इसको हम इसके बराबर रखते हैं, और सेकंड कंपोनेंट जो है वो बराबर है सेकंड के, जो कि यहाँ पे 0 आ रहा है। थर्ड कंपोनेंट A22 B21 ये भी 0 के बराबर आ रहा है, और लास्ट A22 B22 इज इक्वल टू आई क्यूब आइडेंटिटी के बराबर आ रहा है। अब हमने क्या करना है कि हमने वैल्यूज को कैलकुलेट करना है। सो इस लास्ट इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 4 से अगर मैं वैल्यूज को फाइंड आउट करूं तो वैल्यू क्या आएगी, मैं इससे भी हाईलाइट करूं, वैल्यू आनी चाहिए हमारे पास लास्ट जो थी वो था कि ए टू बी टू इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू आई। अब मुझे वैल्यू चाहिए B22, तो मैं इसको इधर लेके जाऊंगा तो ये क्या आ जाएगा, A22 इनवर्स, जो कि यहाँ पे हमने लिखा। इसका मतलब है कि B22 को हम लिख सकते हैं A22 इनवर्स की फॉर्म में। इसे हम क्या लिख सकते हैं, A22 इनवर्स की फॉर्म में। और इसी तरह फिर इक्वेशन नंबर 3 को सिंप्लीफाई किया जाए तो इक्वेशन नंबर 3 हमारे पास क्या थी, A21 इज इक्वल टू A22 इनवर्स P, क्योंकि इज इक्वल टू 0, सॉरी, क्योंकि दो हमारे पास इक्वेशन आइडेंटिटी के बराबर थी और दो इक्वेशन हमारे पास 0 के बराबर थी। तो जब ये इनवर्स 0 से मल्टीप्लाई होगा तो रिजल्टेंट 0 आ जाएगा ना, तो हमने इस तीसरे कंपोनेंट को 0 की फॉर्म में लिख लिया। सिमिलरली इक्वेशन नंबर 1 को सिंप्लीफाई किया जाए तो इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास जो थी वो A11 B11 और इसी तरह प्लस 0, 0 क्यों हुआ, क्योंकि वहां पे B21 भी गिवन है, तो इज इक्वल टू आई पी। तो ये यहाँ से इसी मेथड से जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा B11 इज इक्वल टू A11 इनवर्स की फॉर्म में। और लास्टली हमने कंपोनेंट को फाइंड किया इक्वेशन नंबर 2 को सिंप्लीफाई करते हुए, तो इक्वेशन नंबर 2 भी अगर हमारे पास आ जाएगी वो माइनस A11 inverse multiply with A22 multiply with A22 inverse। so ये हमारे पास बेसिकली इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 2 3 4 को सिंप्लीफाई करेंगे, ये सिंप्लीफाई हुई है यहाँ पे, तो वो हमारे पास रिजल्टेंट इक्वेशन नंबर 5 की फॉर्म में आ जाएगा, मैट्रिसेस की फॉर्म में। जब भी हम अपर ब्लॉक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का फाइंड आउट करेंगे, ये हमारे पास ब्लॉक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स आ रही है, तो इसका इनवर्स जो है वो बराबर हुआ हमेशा इसके साथ। हम ये एंट्रीज को फाइंड आउट कर लें और यहाँ पे पुटअप करें तो हमारे पास ए इनवर्स आ जाएगा। सो इसी को अगर दोबारा देखा जाए, ये इन इक्वेशंस को सिंप्लीफाई कर लिया, जो मैंने मेथड बताया है अभी आपको, इसी मेथड के लिहाज से हमने बेसिकली यहां से पहले वैल्यूज को फाइंड आउट किया। क्यों, क्योंकि ये आई की आइडेंटिटी के बराबर है, तो B22 की वैल्यू, हमने B22 की वैल्यू को फाइंड आउट किया जो इस तरफ आके A इनवर्स A22 इनवर्स के बराबर आ गई। इसी तरह फिर ये हमारे पास 0 है, फिर ये वैल्यूज हमने इसको यहाँ से सिंप्लीफाई कर लें और फिर इक्वेशन 2 को सिंप्लीफाई कर लें, तो हमारे पास जो इक्वेशन 5 आई थी वो हमारे पास रिजल्टेंट आएगा किसका, इनवर्स का, कि ये हमने इस फार्मूला के मुताबिक इनवर्स को फाइंड आउट करना है। एग्जाम्पल के तौर पे हमारे पास एग्जाम्पल है जिसका ऑर्डर जो है वो 4x4 की फॉर्म में गिवन है। सो हमने क्या किया कि हमने इसको तोड़ दिया, बाइफिकेट कर दिया, इसकी मैट्रिसेस बना ली इस फॉर्म में। सो ये हमारे पास पहली एंट्री आ गई A11, ये आ गई A12, ये हमारे पास है A21, A21 जो है ये एक नल है, 0 0 आ रहा है, और इसी तरह A22 आ गई। सो ये अब हमने क्या किया कि वही जो हमारे पास फार्मूला था, जो हमने इक्वेशन नंबर 5 जो अभी ड्राइव किया है, उसको हमने फिलअप करना है। ये क्रॉस 2 है, ये भी 2 क्रॉस 2 है, ये भी 2 क्रॉस 2 है, ये भी 2 क्रॉस 2 है। सिमिलरली वही हमारे पास है कि एडजॉइंट ऑफ A डिवाइडेड बाय द डिटरमिनेंट ऑफ A,
तो हमने यहाँ से ये फाइंड आउट कर लिया, और इसी तरह फर्दर फिर ये वाली फॉर्म हमने फाइंड आउट कर ली जो कि हमारे पास सेकंड कंपोनेंट बनता था। सो हमने सेकंड कंपोनेंट को फाइंड आउट कर लिया बाय फाइंडिंग द A11 इनवर्स एंड बाय फाइंडिंग द A22 इनवर्स, और इन दोनों को हमने फिर मल्टीप्लाई कर दिया किसके साथ, A12 के साथ जो हमने फाइंड आउट किया था। अगेन आप यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन को क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं कि मल्टीप्लाई हो सकता है या नहीं हो सकता, और ये हमारे पास रिजल्टेड आ जाएगा। इसको हम फिर पुटअप कर देंगे, तो हमने इक्वेशन नंबर 5 को फाइंड आउट किया था। तो ये हमारे पास रिजल्टेंट ए इनवर्स आ जाएगा। एक हमारे पास क्या था, इनवर्स ऑफ अ ब्लॉक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। आखिर में हमारे पास इसकी एप्लीकेशंस है और इस एप्लीकेशन को मैंने पहले बताया, लार्ज नंबर ऑफ ऑर्डर जो है, जो लार्ज नंबर ऑफ हमारे पास मैट्रिसेस होते हैं, हम उसको जो है वो सब मैट्रिसेस ब्लॉक में तकसीम कर देते हैं, ताकि हम एक तो अपने यूजफुल पार्ट को यूज कर सकें, दूसरा हमारे पास उसको टैकल करना आसान हो सके, तीसरा हमारे पास कई ऐसी फॉर्म है जिनको मल्टीप्लाई नहीं कर सकेंगे, लेकिन क्योंकि हम उसको हिस्सों में डिवाइड कर देंगे तो फिर मल्टीप्लिकेशन कुछ ना कुछ पॉसिबल हो सकती है। So इसी तरह पहली एप्लीकेशन है when matrices are too large in fit in a computer's high speed memory. Partitioning permits a computer to work with only 2 or 3 sub matrices at time. सारी की सारी मैट्रिक्स की जगह पे कंप्यूटर को अलाउ हो जाता है कि वो उसके पार्ट्स को टैकल कर सके, पार्ट्स के साथ वो हैंडल कर सके सेम टाइम के अंदर। For instance, in recent work on a linear programming, our search team simplified a problem by partitioning the matrix into 8 3 7 rows and 5 1 column, जिसमें 837 rows और 551 column है। The problem solution took about 4 minutes on a Cray supercomputer। क्रे सुपर कंप्यूटर को आप लोग अपने तौर पे भी इसको जरा चेक कीजिएगा कि ये क्या चीज है, और क्लास में तो हमारी हैबिट होती थी, तो मैं आपको असाइनमेंट देता था और आप बताते थे। सो क्रे सुपर कंप्यूटर हमारे पास किस किस जगह पे क्यों और कैसे किया गया था, इसको आप लोग जो है वो चेक करेंगे साथ। इसी तरह some high speed computers, particularly those with vector pipeline architecture, perform matrix calculation more efficiently when the algorithms are partitioned matrices। सो इसी तरह स्टूडेंट्स जो असाइनमेंट आपको दी थी जिसमें क्वेश्चंस आ रहे थे, इसको जरा चेक कर लीजिएगा, मैं इसको बता देता हूँ। यहाँ पे हमारे पास सिंपली आपने इनवर्स फाइंड आउट करना है इन सब मैट्रिसेस का। सेकंड क्वेश्चन है इनवर्स ऑफ इस ए एक मैट्रिक्स का जो इनवर्स है वो इसके बराबर है, तो फिर वैल्यूज फाइंड आउट करनी है एक्स वाई जी की, एक्स वाई जी की। और जब a को a इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, ये हमने अभी लेक्चर में भी डिस्कस किया है, सो इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तीसरा क्वेश्चन था डिटरमिन वेदर ब्लॉक मल्टीप्लिकेशन कैन बी यूज्ड टू कंप्यूट द प्रोडक्ट यूजिंग द पार्टीशन शोन, इफ सो कंप्यूट द प्रोडक्ट बाय ब्लॉक मल्टीप्लिकेशन। सो इसकी जो ब्लॉक्स बनते हैं वो यहाँ से ये है, और ये हमारे पास है A11, ये है A12, ये है A21 और ये है A22। इसी तरह ये है B11, B12, ये है B21 और ये है B22। और लास्ट है ये सेकंड एग्जांपल जो है, इससे पार्टीशन जो है वो इस लिहाज से है, ये हमारे पास बन जाएगी A11, ये बन जाएगी A12 और ये बन जाएगी B21 और B21 और ये बन जाएगी B22। अब आपने इन दोनों पार्ट की जो है वो मल्टीप्लिकेशन जो चेक करना है उसी तरीके कार के साथ जो हमने मल्टीप्लिकेशन को ऊपर डिस्कस किया, तो आप देखेंगे कि मल्टीप्लिकेशन अगर पॉसिबल हुई तो आप इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। होपफुली आपको ये समझ आ गया होगा लेक्चर। फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन हो, कोई क्यूरी हो, आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं एंड सिमिलरली आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज, थैंक यू।